दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग खान सर के पॉकेट जीके का निचोड़ वीडियो लाए हैं, जिसमें पार्ट 1 वीडियो देख लिए हैं और उसका ही जो है पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। तो मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग जो है अभी फर्स्ट पार्ट में जो है जैसे पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और साहित्यिक स्रोत के बारे में और कुछ जो है सिंधु सभ्यता के बारे में देखे हैं। तो उससे संबंधित जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित और मौर्य काल ये सब के बारे में जो है आज जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में रहे बने हुए। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए दिया गया है, सबसे पहले हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है मिला है कालीबंगन से, याद रखना है। ये सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। उसके बाद दूसरा दिया गया है, जो हड़प्पा स्थलों की खुदाई प्राप्त स्थलांतरित कौन सा चीज़ सर्वोत्तम है? तो हड़प्पा स्थल से जो है खुदाई से जो है आपको जो है कलाकृतियों में जो है आपको मुहर जो है सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन है, कांसे की बनी नर्तकी के कांसे मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कांसे की मूर्ति जो है आपको जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, जो कांसे की बनी मूर्ति जो है किससे कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कांसा जो होता है याद रखना है ये किसका बना होता है? तो याद रखना है तांबा और टीन का जो है बना होता है क्या चीज़? कांसा। तो याद रखना है तांबा और टीन का बना होता है कांसा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, हड़प्पा स्थलों में से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांश किनकी है? तो हड़प्पा स्थल में जो मूर्तियाँ जो मिली है तो अधिकांशतः किसकी है? तो नारी की मूर्तियाँ है। तो याद रखना है, ऐसो हम लोग जानते हैं जो हड़प्पा स्थल जो है ये जो है मातृ देवी की प्रधानता था, इसलिए जो है नारी की ज़्यादा जो है आपको जो है मिट्टी की बनी मूर्तियाँ मिली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि विषय में जानकारी किनसे मिलती है? तो मुहरों से जो है आपको जो है उसकी जानकारी मिलती है। तो याद रखना है। और उसके बाद अगल का दिया गया है, हड़प्पा वासी की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा वासी के जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। तो याद रखना है जो भाव चित्रात्मक थी हड़प्पा वासी की लिपि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, जो हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया? तो ध्यान रखना है जो हड़प्पा या सिंधु लिपि जो है 1853 में जो है सर्वप्रथम जो है प्रकाश में आया। और आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आया? तो 1923 में जो है संपूर्ण जो है सिंधु लिपि जो है प्रकाश में आया, याद रखना है। और ये जो है आप लोग जो है इसका जो है पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम निचोड़ पूरा कहने का मतलब है जो यही जो है एग्ज़ाम में जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप जो है बिहार पुलिस हुआ और रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इस तरह के मतलब एग्ज़ाम में जो है आपको जो है ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। और मेरा वीडियो अगर जो पिछला नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर जो है देख ले और की रिवीजन कर ले। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, जो सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखा जाता है? तो याद रखना है, जो सिंधु लिपि जो है जैसे हम लोग जो है बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, तो जो उसका जो लिपि जो था दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। और फिर बाएं से दाएं मतलब इधर दाएं से बाएं और फिर इधर जब आता था तब बाएं से दाएं, मतलब इन राउंड जो होता है सांप के मेढ़ा जो देखते हैं इधर उधर होता है, उसी तरह से जो है
आपको जो है इस लिपि लिखा जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में किनकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो याद रखना है, जी मूर्ति देवी के जो है उपासना जो है सर्वाधिक प्रचलित थी। तो याद रखना है, जी हड़प्पा सभ्यता में किनकी उपासना सर्वाधिक थी? तो मूर्ति देवी की सर्वाधिक उपासना थी। आगे बढ़ते हैं, किन हड़प्पा स्थलों से हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदिया प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है, जे हवन कुंड और जो है अग्नि कुंड जो है आपको लोथल और कालीबंगन से, हड़प्पा से तो इसमें लिख दिए हैं, लेकिन याद रखना है कि जो हड़प्पा में मतलब जो है कम मात्रा में जो है प्राप्त हुआ है, लेकिन लोथल और कालीबंगन से जो है आपको ज़्यादा प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, अग्निकुंड जो है आपको लोथल और कालीबंगन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप पशुपति के रूप में चित्रित है? तो याद रखना है, मोहनजोदड़ो से जो है आपको जो है मतलब शिव के जो है आद्य रूप मतलब पशुपति के रूप में जो है चित्रित मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हड़प्पावासी का पवित्रम वृक्ष क्या था? तो याद रखना है, पीपल के वृक्ष जो है पवित्र के रूप में जो है वो पूजा करता था वो लोग जो है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हड़प्पावासी किस पशु के सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो कुंवर वाले सांड को जो है वो जो है पवित्र मानते थे, याद रखना है। और ये भी बात के याद रखना है, जो पवित्र मानते थे और उसमें जो है मंदिर का जो है आपको जो है कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन पुजारी का साक्ष्य मिला है, याद रखना है। और किस हड़प्पा स्थल से पुजारी का प्रस्तर माने पत्थर की मूर्ति मिला है? तो हड़प्पा से जो है पुजारी का पत्थर की मूर्ति मिला है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, यह हड़प्पा समाज किस प्रकार के था? तो मातृक सत्तात्मक जो था परिवार मतलब समाज उसका होता था। तो याद रखना, मातृ देवी के जो है उसमें प्रधानता होती थी, मातृ को जो है पूजा मतलब देवी के रूप में पूजा किया जाता था, तो इसलिए जो है मातृ सत्तात्मक जो है हड़प्पा समाज को कहा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो याद रखना है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई हुई थी? तो याद रखना है, जो भारत में जो है सर्वप्रथम जो है किस हड़प्पा स्थल के जो है खुदाई हुआ है? तो रोपर का जो है खुदाई हुआ है, ये भी बात की याद रखना, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा में सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ से खोजे गए हैं? तो याद रखना है, जो सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात से खोजे गए हैं, जो लोथल जो पड़ता है, तो लोथल गुजरात ऑप्शन नहीं रहेगा, तो लोथल से जो है खोजा गया है, याद रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है? तो धौलावीरा जो है भारत में सबसे बड़ा स्थित जो है आपको जो है पुरास्थल है भारत में, लेकिन इसमें धौलावीरा लिखा गया है लेकिन ये नहीं है। याद रखना है, जो भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा पुरास्थल जो है आपको राखी गढ़ी है, याद रखना है, मिस्टेक हो गया है। तो राखी गढ़ी यानी हरियाणा में पड़ता है, हिसार जिला में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके दिया गया है भारत में स्थित हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद अगल का क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला कहा गया है या सिंध का नखलिस्तान उपनाम से भी जाना गया है? तो याद रखना है, मोहनजोदड़ो को जो है आपको जो है मृतकों की टीला या मुर्दों का टीला या सिंध का नखलिस्तान भी कहा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युग की सभ्यता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कांसा धातु का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है और लोहा से परिचित ये लोग जो है नहीं था, इसलिए जो है कांसा मतलब जो है कांस्य युग कहा गया। और कांस्य युग माने कांसा मतलब जो है बोल ही दिए हैं कि जो तांबा और उसमें जो है टीन का जो है उपयोग होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा पुरास्थल से घोड़े का हड्डी प्राप्त हुआ है? तो घोड़े का अस्थिपंजर जो है आपको जो है लोथल, सुटकोटदा और कालीबंगन, लेकिन गलती बात लिखा गया है, याद रखना है जो सुटकोटदा से जो है आपको जो है लोहे घोड़े का, लेकिन ये भी बात के याद रखना है जो घोड़े का जो है अस्थिपंजर तो प्राप्त हुआ है, लेकिन याद रखना है जो घोड़े का अवशेष जो है हड़प्पावासी में मतलब हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। ये भी बात के आप लोग को ध्यान रखना है और सुटकोटदा इसका मेन राइट आंसर होगा, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा भी कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। लोथल को कहा गया। लोथल कहाँ है? तो आपको जो है गुजरात में इसका जो है स्थल मतलब गुजरात में पड़ता है राज्य के अनुसार, तो याद रखना है। लघु हड़प्पा भी जो है लोथल को कहा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है? तो याद रखना है सर जॉन मार्शल जो है इसको जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, तो ये भी बात के याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्वानों ने वैदिक काल से आ गया है क्वेश्चन, तो हम लोग जो है हड़प्पा काल के देख लिए हैं और इससे पहला वीडियो में भी जो है हड़प्पा से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन किए हैं और इसमें भी जो है हड़प्पा से संबंधित ढेर सारा क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आ गया है वैदिक काल, तो वैदिक काल के बारे में हम लोग जान जाते हैं। देखिए, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? तो वैदिक काल को जो है विभाजन जो है 2 भाग में किया गया है, एगो ऋग वैदिक काल, एगो उत्तर वैदिक काल, तो याद रखना है। और ऋग वैदिक काल जो है मतलब ऋग वेद की रचना हुआ है, इसलिए जो है ऋग वैदिक काल कहा गया है, तो याद रखना है। और ऋग वैदिक काल जो है आपको जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है, तो ये भी बात के आप लोग के ध्यान रखना है। जो उत्तर माने वैदिक काल को जो है 2 भाग में बांटा गया है, एगो ऋग वैदिक काल और एगो उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो की रचना जो है आपको जो है मतलब ऋग वेद में मतलब जो है उसकी रचना हुई है, इसलिए जो है ऋग वैदिक काल कहा गया है। और इसका काल जो है आपको जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। और जिस काल में ऋग वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद जैसे ब्राह्मण वेद, आरण्यक वेद, उपनिषदों की रचना हुआ है, उसको जो है हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, तो याद रखना है। उत्तर वैदिक काल जिसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई है, तो उसको जो है हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि जो कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है, तो याद रखना है आपको जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के जो है उत्तर वैदिक काल माना गया है। आप लोग को ध्यान रखना है जो उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के रूप में जो है उत्तर वैदिक काल माना गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? तो आर्य कहा गया है, तो याद रखना है जो वैदिक कालीन भारत के निवासी को जो है आर्य के रूप में जाना गया है, तो याद रखना है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला का क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवासी संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवासी कहाँ था? तो ये आर्यों के मूल निवासी जो था, याद रखना है आपको, तो मध्य एशिया माने विक्टोरिया थी। तो याद रखना है मध्य एशिया जो है आपको जो है आर्यों का मूल निवासी माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जो आर्यों के मूल निवासी संबंधित सर्वाधिक मान्यता माने सिद्धांत यानी मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो याद रखना है प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है कि आर्य जो था मूलतः मध्य एशिया से आया हुआ था। और ये जो है आर्य लोग जो है आपको जो है पंजाब के खैबर दर्रा से होते हुए जो है भारत में पहुंचा है, ये भी बात की जिक्र किया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। तो याद रखना है जो आर्य शब्द जो है आपको जो है आर्यों के विषय में जो है सर्वप्रथम जानकारी जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का जो है अर्थ जो होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है कि आर्य शब्द का जो है आपको क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो याद रखना है संस्कृत जो थी आर्यों की भाषा थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और आर्य शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। उसके आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाले पहले आर्य क्या कहलाए? तो इंडो आर्य कहलाए। तो याद रखना है कि भारत आने वाले पहले आर्य क्या कहलाए? तो इंडो आर्य कहलाए। तो यही बात के ध्यान रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो याद रखना है पंजाब प्रदेश में जो है आर्य लोग जो है सबसे पहले बसे थे, ये भी बात की हम लोग जान गए। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया वैदिक समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्ग में बांटा गया है। एगो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। तो याद रखना है वैदिक समाज को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके आगे बढ़ते हैं। आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? व्यवसाय के आधार पर। तो याद रखना है कि आरंभ में जो है या ऋग्वैदिक काल में जो है समाज का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया गया है? तो आपको याद रखना है व्यवसाय के आधार पर किया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो याद रखना है जन्म के आधार पर जो है आपको जो है उत्तर वैदिक काल का जो है वर्गीकरण होने लगा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सा प्रणाली प्रचलित थी? तो याद रखना है वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार के जो प्रणाली जो थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो याद रखना है जो वैदिक काल में जो व्यापार के लेन देन या व्यापार का जो है प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली थी। हम लोग जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की चर्चा कर चुके हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो में नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं। आप लोग जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में चर्चा किए हैं। फिर से हम जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के चर्चा कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो वस्तु से लेन देन होता था, जैसे अभी मुद्रा चलता है हम लोग के लिए, तो मुद्रा से हम लोग जो है किसी चीज़ के ज़रूरत को हम लोग जो है पूरा करते हैं। तो उसी आधार पर जो है पहले जो होता था वस्तु से वस्तु का माने विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था, और उसके आधार पर जो है हम लोग जो है ज़रूरी को पूरा करते थे पहले के मतलब में। अभी तो हम लोग जो है पैसा से ज़रूरी को पूरा करते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। उत्तर काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो उत्तर मतलब वैदिक काल में जो है, गलती बोल दिए हैं, वैदिक काल है, उत्तर काल नहीं है। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। तो याद रखना है कि वैदिक काल में जो है शिक्षा जो दी जाती थी गुरुकुल में दी जाती थी। उसके आगे बढ़ते हैं।
ऋग वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थी? तो इंद्र जो थी, याद रखना है, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थी? तो प्रजापति जो थे, याद रखना है, आर्यों के सर्वाधिक एवं प्रिय देवता के रूप में मानता थे, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य जो है कार्य क्या था? तो याद रखना है, यज्ञ जो था आपको जो है उत्तर वैदिक धार्मिक क्रियाओं के मुख्य कार्य था, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी को जो है ऋग वैदिक काल में जो है सबसे पवित्र के रूप में माना गया है, तो ये भी बात को याद रखना है। जो ऋग वैदिक काल में माने किस नदी को जो है सबसे पवित्र माना गया है? तो आपको जो है सरस्वती नदी को जो है पवित्र माना गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में ऋण देकर लेन देन लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है? बैंक नोट या सूदखोर कहा गया है, तो ये भी बात की याद रखना है। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले मतलब लेन देन को क्या कहा गया है व्यक्ति को? तो बैंक नोट कहा गया, यानी सूदखोर कहा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को क्या कहा गया है? तो कुशी दिन कहा गया है, ये भी बात की याद रखना है। जो शतपथ ब्राह्मण में जो है ऋण देने वाले को क्या कहा गया है? तो कुशी दिन कहा गया है। उसके आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में राजनीतिक शक्तियों को बढ़ावा हेतु किया जाने वाला यज्ञ को क्या कहा गया? तो अश्वमेध यज्ञ कहा गया है, तो याद रखना है। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने हेतु किया जाने वाला यज्ञ को क्या कहा गया? तो अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। और वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन या मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ को क्या कहा गया है? तो वाजपेय कहा गया है, तो याद रखना है। जिस शक्ति को बढ़ाने के लिए किए जाने वाला यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा गया है, राजनीतिक शक्ति का। और शौर्य प्रदर्शन माने शौर्य प्रदर्शन एवं मनोरंजनार्थ माने मनोरंजन करने के लिए जो है किया जाने वाला यज्ञ को जो है वाजपेय कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की कुल संख्या। अब देखिए, अब हम लोग जो है महाजनपद से क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो है वैदिक काल देख लिए हैं और सिंधु सभ्यता के कुछ क्वेश्चन देखे हैं, अब महाजनपद से देखेंगे। तो महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखना है 6 थे। और हम लोग जो है अभी जो है पढ़ रहे हैं तो खान सर के जो है पॉकेट जी किया है, उसी में के जो है हम निचोड़ जो है क्वेश्चन जो है मानी छाट के जो है क्वेश्चन लिखे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग जो है ये सभी को क्वेश्चन को जो है ध्यान रखें। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है फिर ऐसा वीडियो हम दोबारा बना सके और आपके लिए जो है ऐसा कंटेंट ला सके। तो याद रखना है किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी माने 16 महाजनपद का उल्लेख है? तो याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय में जो है आपको जो है 16 महाजनपद और भागवती सूत्र में भी जो है आपको 16 महाजनपद के उल्लेख मिलता है, तो ये भी बात की याद रखना है। और मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन था? तो बृहदर्थ था। तो हम लोग जो है अब मगध वंश में जानकारी लेते हैं। और इससे जो है कुछ क्वेश्चन जो है मतलब जो है जैसे पूछता है, याद रखना है आपको जो है वैशाली के जो है वैशाली का विदेह होता है राजधानी, तो ये सब जो है आप लोग को जो है कुछ याद रखना है। और छूट गया है उसमें के क्वेश्चन, तो आप लोग को जो है ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र भारत की स्थापना की? तो बृहदर्थ जो है मगध में जो है सर्वप्रथम जो है स्वतंत्र भारत की माने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाभारतीय कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहदर्थ के पुत्र था जरासंध। जो महाभारत में जरासंध है जो है बृहदर्थ का पुत्र था।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक था। उसके आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार मगध के गद्दी पर कब बैठा है? तो याद रखना है 545 ईसा पूर्व में जो है मगध के गद्दी पर बिंबिसार बैठा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगीर को जो है निर्माण करके और राजधानी बनाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो याद रखना है प्रसेनजीत के जो है आपको जो है कोसला देवी जो थी ये बहन थी, तो याद रखना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी था? तो आप लोग ध्यान रखना है कि बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी था। तो ये भी बात की आप लोग ध्यान रखिएगा, कि बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म के अनुयायी था। तो हम लोग जो है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो है रोक देते हैं यहीं पर वीडियो को। अगर मेरे चैनल पर नए रहे होंगे तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो रोकते हैं यहीं पर वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।